नमस्कार। तो हम लोग टिश्यू चैप्टर कर चुके थे। आज से अभी से हम लोग सेल चैप्टर चालू करेंगे। कायदे से पहले सेल करना चाहिए था, उसके बाद टिश्यू, क्योंकि डायरेक्ट टिश्यू करने में थोड़ी तकलीफ होती है समझने में। बाकी आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, आप लोग समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आइए आज हम लोग सेल चालू करते हैं, ठीक है ना। बायो का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो क्या होता है? सेल होता है। सबसे शुरुआती चैप्टर भी क्या होता है? सेल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि चलिए डेफिनेशन बात किया जाए कि एनसीईआरटी जो आपका बुक है उसके हिसाब से सेल क्या होता है, तो कोई भी लिविंग थिंग है जिसका सबसे छोटा कंपोनेंट क्या जो होता है उसको सेल कहते हैं। यानी जिसका मूलभूत आधार जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हम हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वायरस वायरस बोल रहे हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे और कोई हो, ठीक है ना। तो हर लिविंग थिंग का जो बेसिक है वो कौन है? सेल है, ठीक है। बिना सेल का कोई लिविंग थिंग नहीं बन सकता। तो यह हर लिविंग थिंग का क्या बेसिक है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? फंडामेंटल। अब बोलोगे फंडामेंटल क्या है भाई? फंडामेंटल वो है कि जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकता है, ठीक है ना। फंडामेंटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना लाइफ का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। सेल वैसा चीज है, ठीक है ना। इसके बाद ये है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब ये है कि हर लिविंग थिंग का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर हो सकता है वो सेल है। और ये फंक्शनल है, मतलब कि केवल छोटा नहीं है। ये नहीं है कि छोटा है और जब बहुत मिल के बड़े हो जाएंगे तब ये काम करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं अभी नहीं, हम दान अभी नहीं करेंगे, भैया अच्छे काम कर लो, अरे अभी तो उम्र नहीं हुआ, भैया भक्ति कर लो, अभी तो बच्चे हैं, भक्ति तो बूढ़े लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं कि हम बड़े हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। कोई भी काम करने का कोई उम्र नहीं होता है। आप ज्ञान और भक्ति कभी भी किसी उम्र में अर्जित कर सकते हो। तो सेल उसी तरह ये बोलता है हम छोटा है तो क्या हुआ, हम वो सारे काम करेंगे जो आप एक बड़ा लिविंग थिंग होने के साथ करते हो। इसका मतलब क्या? सेल सांस ले सकता है, जी हाँ। सेल एनर्जी बना सकता है, जी हाँ। सेल और लिविंग थिंग एक्सक्रीशन कर सकता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकता है, जी हाँ। तो सेल में वो सारी कैपेबिलिटी है जो ऑल प्रोसेस इज, या ऑल बोला जाए ऑल एक्टिविटी बोल सकते हैं। सेल वो हर एक्टिविटी करता है, ऑल एक्टिविटीज विच लीड्स टू लाइफ। ठीक है ना, वो हर एक्टिविटीज कर सकता है सेल जो लाइफ एक लिविंग थिंग करता है, ठीक है। और सेल के बारे में इतना बात आप याद रखिए। इसके बाद मैं एक बात बताता हूं जो दिमाग में आप रख लोगे तो सेल के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। सेल बेसिकली ये ना, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। एक वर्ड जो मैं अपनी तरफ से लगाता हूं, इंडिपेंडेंट। सेल के बिना तो कोई नहीं रह सकता, लेकिन सेल सबके बिना रह सकता है। सेल जो है, जब बहुत सारा सेल मिलेगा तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिलेगा तो ऑर्गन, ऑर्गन मिलेगा तो ऑर्गन सिस्टम, और फिर लाइफ। तो सेल तो होना जरूरी है हर लाइफ के लिए। लेकिन सेल क्या अकेला भी रह सकता है? जी हाँ, कई सारे सेल अकेला भी रहेंगे, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो खाना भी खा रहा है, फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है उसका, वो वेस्ट भी रिमूवल कर रहा है, सारे काम कर रहा है। तो ये बोल रहा है फिर हम बहुत सारे सेल लेके करेंगे क्या? तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी सेल का क्या है? अपना अकेले रह सकता है ये, इसको किसी की जरूरत नहीं है सेल को, ठीक है ना। लेकिन मल्टी सेलुलर जो होता है, लेकिन एक काम बहुत एडवांस नहीं होगा। जैसे सोचना नहीं सोच सकता है, पढ़ना नहीं पढ़ सकता है, चलना भागना दौड़ना नहीं कर सकता है। हम लोग जैसे एडवांस, हम लोग क्या है? एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग सारे काम कर सकते हैं। तो एडवांस के लिए हमारा स्ट्रक्चर जो है ऑर्गन है वो भी एडवांस होगा।
और जितना काम एडवांस होगा उतना सेल भी एडवांस होना पड़ता है। तो मेन बात ये है कि सेल अकेला भी रह सकता है, सेल ग्रुप में भी रह सकता है। अकेला रहेगा तो यूनिसेलुलर, ग्रुप में रहेगा तो मल्टी सेलुलर। ये सेल की बातें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चाहे लिख लो। चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो जब सेल इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या ये हम लोग को हरदम से ज्ञात था कि लिविंग थिंग सेल से बना होता है? जी नहीं, ये खोजा गया ज़्यादा नहीं, 400-500 साल पहले खोजा गया, जिसको कहते हैं कि सेल का डिस्कवरी। तो सेल कौन खोजा, कब खोजा, कैसे खोजा, कहाँ खोजा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि सेल को किसने खोजा। तो सेल को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट हुके ने, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने खोजा 1665 में बोला जाता है, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने क्या की, सेल की डिस्कवरी की लगभग 1665 में। और ये इन्होंने जो सेल खोजा वो डेड सेल थे, मरे हुए सेल थे। और कहाँ पर ही खोजा? कॉर्क में खोजा। कहाँ पर ही खोजा? कॉर्क में। ये बातें सबको पता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। कॉर्क मतलब क्या? प्लांट का जो बार्क होता है, जो बाहर वाला छिलका होता है ना प्लांट का, उसको हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा? सेल खोजा। जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, यानी छोटे छोटे रूम होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे रूम से दिखे उनको, जिसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा उन्होंने? सेल रखा। ये बात सबको पता है, जो बात नहीं पता है वो बात जानिए। क्या कि लिविंग सेल का खोज किसने किया? ये तो डेड सेल था। लिविंग सेल का खोज किसने किया? ल्यूवेनहुक ने, ठीक है ना। ल्यूवेनहुक ने खोजा डेड सेल। क्वेश्चन ये है कि डेड सेल कहाँ खोजा ल्यूवेनहुक ने? इसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, लेकिन आदमी ल्यूवेनहुक करके याद रख लेता है। तो ल्यूवेनहुक ने डेड सेल कहाँ खोजा? बोला जाता है कि पॉन्ड में। पॉन्ड मतलब क्या? तालाब, जहाँ पर पानी होता है, ठीक है ना, वहां पर इन्होंने डेड सेल, लिविंग सेल खोजा, जो कि ऐसे तैर रहा था। बेसिकली हमको लग रहा है वो एल्गे होगा, है ना, इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। तो ल्यूवेनहुक ने क्या किया? डेड सेल लिख देंगे यहाँ। ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल खोजा, कहाँ पर ही? पॉन्ड वाटर में। तो डेड सेल किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल किसने खोजा? डेड सेल किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल ल्यूवेनहुक ने खोजा। ये दो बात आपको याद रखना है। उसके बाद सेल में और कुछ इंपॉर्टेंट खोज है जो हम लोग को याद रख लेना चाहिए, जैसे न्यूक्लियस। सेल का न्यूक्लियस किसने खोजा? इसको याद कर लीजिएगा, ये वन लाइनर में एमसीक्यू में आता है। न्यूक्लियस किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म किसने खोजा? पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे। आप बोलोगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जब ये सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिसको फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग न्यूक्लियस और इस फ्लूइड को ऐड कर देंगे तो पूरा क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग न्यूक्लियस हटा देंगे तो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। यानी साइटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस क्या बनाएगा? प्रोटोप्लाज्म। यानी ये वाला जो मटेरियल है ना, जो ऐसे 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 किए, न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी मटेरियल है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और उसको कौन खोजा था? पुरकिंजे ने खोजा था। तो इतनी बातें आपको याद रखना है सेल डिस्कवरी से लेके इस टॉपिक से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या है। सेल के बारे में जो बातें हम लोग जान रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये सारी बातें किसने बताया है? ये हम लोग तो अब बता रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं क्योंकि हमको कोई बताया, टीचर ने बताया। लेकिन इसको पहली बार इसने बताया, और उसको कैसे कहा कि सेल थ्योरी है। सेल के बारे में क्या है? ये बातें हैं जो सत्य है, एकदम सिद्ध है, फैक्ट एंड प्रूव्ड है सेल थ्योरी। तो सबसे पहला बात कि सेल थ्योरी किसी ने तो बताया होगा, तो उसको बोलते हैं सिडवेल एंड स्वैन ने बताया। सेल थ्योरी किसके? बाय सिडवेल एंड स्वैन।
ये दो था, मैथियस लिडेन और मैथियस वैडन करके ऐसे कुछ नाम था इनका बड़ा सा, लेकिन बोला जाता है कि सेल थ्योरी किसने दिया, सिडवन एंड स्वैन ने दिया। ठीक है, अब ये सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब कि हर लिविंग थिंग किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ये बात तो हम लोग को पता है कि हर लिविंग थिंग सेल से बना हुआ है, लेकिन ये पहली बार किसने बताया था, सिडवन एंड स्वैन ने कहा था, कहाँ पर ही, सेल थ्योरी पे। ठीक है ना, फिर बोला कि ये तो ठीक है सब सेल से बने हैं, लेकिन सेल क्या है, बेसिक यूनिट भी है लाइफ का। जो बातें हम लोग को पहले से पता है वही है सेल थ्योरी में, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें वो अब है, वो बात रुडोल्फ विर्को ने बताई। एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो बोलते हैं, विर्को बोलते हैं, जो भी है, उन्होंने बताई और उस बात को इन्होंने अपने थ्योरी में शामिल कर लिया। ओरिजिनली किसने बताई, रुडोल्फ विर्को ने। विर्को ने क्या बताई कि एवरी सेल टेक्स बर्थ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी हर सेल का जो जन्म होता है वो पिछले किसी सेल से होता है। एक पिछला सेल है, ये दो सेल में टूट गया, तो कोई भी सेल नया बना वो पिछले कोई ना कोई सेल होगा उसी से बना होगा। आप बोलेंगे क्या मजाक की बात कर रहे हैं, कोई नया बात थोड़ी है, हर चीज का जन्म उसके माँ पिताजी से ही होता है, बस वही बात है और कुछ नहीं। किसी भी सेल का जन्म उसके माँ से होता है, पिताजी से होता है। ठीक है ना, और इसको किसने बताया, ये ला पॉइंट को जिस साइंटिस्ट ने बनाया उनका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्को। विर्को बोले या विर्चो बोलो, ठीक है ना। तो ये सेल थ्योरी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिए होंगे। तो सेल के बारे में बेसिक बातें हम लोग पढ़ लिए। पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है सेल का, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, कौन किया, सेल थ्योरी क्या है। अब हम लोग सेल के बारे में धीरे धीरे अब सेल में हम लोग चलते हैं अंदर। तो सेल चालू करने से पहले सबसे पहले तो मान लीजिए हम सेल चालू करने से पहले यही बना देते हैं कि इसके अंदर सेल है, यानी कोई बाउंड्री है। जैसे इंडिया को पढ़ना है तो इंडिया को पढ़ने से पहले इंडिया के बाउंड्रीज को पढ़ना है कि हाँ इसके अंदर की भूमि, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इसके अंदर का जो लैंड है इसको हम लोग इंडिया कहते हैं, इसके बाहर का लैंड ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये नीचे श्रीलंका है, इधर बांग्लादेश है, उसको नहीं पढ़ना है। अगर इंडिया को पढ़ना है तो इंडिया के बाउंड्रीज पते होने चाहिए। तो सेल को पढ़ना है तो सेल का बाउंड्रीज पता होना चाहिए। तो सेल का जो बाउंड्री होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, दिख रहा है, पतला है, थिन है, इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब ये दबता भी है। जैसे बैलून का ये होता है ना, बैलून में मान लो आप पानी भर दो, उसको उंगली से ऐसे ऐसे करो तो क्या होता है, दबता है। वैसे ये क्या है, ये भी दबता है, इसी को क्या कहते हैं, इलास्टिक है, ये फ्लेक्सिबल है, और ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में इसके बाहर भी एक और कवरिंग होगा जिसको सेल वॉल कहेंगे। अभी के लिए एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो थिन इलास्टिक कवरिंग है सेल का, सेल के बाहर का जो सबसे बाहर वाला कवरिंग है। ठीक है ना। ये क्या करता है, जो इसके अंदर मटेरियल है, होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल। जो भी मटेरियल है उसको क्या करता है, ये पकड़ के रखता है ताकि बाहर ना चले जाए, नहीं तो अगर ये फट जाएगा तो समझो कि सारी चीजें बाहर चल जाएगी। इसके बाद सेल को एक शेप देता है, गिव्स डेफिनेट शेप टू सेल, कुछ पक्का शेप देगा, हाँ भैया आप कैसे हो। जैसे हम न्यूरॉन पढ़े, उसका कुछ अपना शेप है ना। ठीक है, तो सेल को क्या करता है, ये डेफिनेट शेप देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं स्लो इसलिए हो गया क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको जरूर लिखना,
ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई सेल इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पक्का आता है, अगर आता है क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन से तो ये वाला पॉइंट जरूर आता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम ये भी तो पता होगा आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज है, तो उनको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं जान लीजिए। ये जो मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, इसके थ्रू कुछ ही मटेरियल्स को आना जाना अलाउ है। जैसे ऑक्सीजन आएगा, जाने देगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर से आया अंदर। यहाँ पर मान लो कि एक द्वारपाल खड़ा है, कोई गेट कीपर खड़ा है, वो बोलेगा हाँ भैया आ जाओ, आप आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, बोलेगा ठीक है जाओ जाओ जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबको आना अलाउ नहीं है, ठीक है ना। क्या आपके घर में सबका आना अलाउ है? नहीं, ठीक है। आप घर में अगर दरवाजा बनाए हो, अपने घर का दरवाजा बनाया हो, तो वो इतना डिजाइन से बनाओ कि इंसान आके चले जाएंगे। आप अपना कभी दरवाजा का हाइट देखना, क्या उससे आप बोलोगे कि ऊँट को लाना हो तो ऊँट आएंगे, हाथी को घुसाना हो तो हाथी आएंगे, जिराफ को लाना हो तो आएंगे? नहीं, इसमें सिलेक्टेड लोग आएंगे, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, गधा, घोड़ा, ये आप पाएंगे, सारे नहीं आ पाएंगे। उसी तरह सेल मेम्ब्रेन में जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स है, जो सेल में काम आएंगे, वही आना और जाना अलाउ है। सेल मेम्ब्रेन किसी को नहीं बोलेगा सब जो मुंह उठा के आए हाँ भैया आ जाओ, ठीक है ना। शादी पार्टी में होता है ना कि हाँ भैया जिसको इनविटेशन कार्ड है वही आएगा, जो नहीं है बाहर से भगा दिए जाएंगे। तो सेल भी मेम्ब्रेन वैसे ही करता है, जो फालतू चीज आएगा, बैक्टीरिया, फंगाई, फंगस, कीटाणु, उनको बोलेगा चलो भैया आपका यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ बीमारी फैलाने मत आइए, कोरोना मत आइए आप, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि अलाउज ओनली सेलेक्टेड मटेरियल्स टू पास थ्रू, अलाउज ओनली सेलेक्टेड मटेरियल टू पास थ्रू, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं। इसके बाद इसका एक पॉइंट और है कि जो सेल मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल काफी है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक पॉइंट और लिखते हैं, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। चलिए, इसमें एक पॉइंट बात है क्या कि ये फ्लेक्सिबल काफ़ी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होता है। तो कुछ जानवर है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने इस प्रॉपर्टी के कारण फूड को खा पाते हैं, ठीक है ना। क्या कर पाते हैं? इनगल्फ फूड पार्टिकल, इनगल्फ फूड पार्टिकल थ्रू मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोसाइटोसिस। या हम लोग जानते हैं अमीबा को, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल रखा हुआ है, ये क्या करेगा? या नजदीक पहुंचेगा, ठीक है। नजदीक पहुंचने के बाद क्या करेगा? ये इसका शेप ऐसा हो जाएगा, फिर नजदीक पहुंचेगा, फिर ये क्या करेगा? कवर कर लेगा इसको। तो ये फूड, इसका मेम्ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल है कि चेंज करके ये फूड पार्टिकल पे, मान लीजिए कि ये क्या फूड है और हम ऐसे जा रहे हैं, ये मेरा अमीबा ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे चेंज कर कवर कर लिया, इसको लेकर खा लिए, ठीक है। तो वैसे ही क्या करता है अमीबा? अपना फूड पार्टिकल खा लेता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इससे बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए अब मैं जो अगला पार्ट है कि ये सेल मेम्ब्रेन, जब हमें पढ़े कि सेल मेम्ब्रेन में क्या घुसता है, कौन मटेरियल बाहर आते हैं, कौन मटेरियल अंदर जाते हैं, ये कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए इतना रखिए आप।